सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनंत सिंह हिंदी शिक्षक आज आप लोगों को अर्थात कक्षा 6 से 10 तक का जो विषय है उसे हम पढ़ाने जा रहे हैं और वह है पाठ समास, जो सबसे महत्वपूर्ण है और ये सभी कक्षा 6 से लेकर 10 क्लास के बच्चों के लिए है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाता है इस पर और भी विस्तार से कुछ बातें उदाहरण के साथ बताई जाती है। तो अभी जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें समास किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे। परिभाषा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब नए शब्द बनते हैं तो वे समास कहलाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से ध्यान देना है। परिभाषा किसी बुक में अलग भी मिलते हैं कि अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर मिलते हैं, और इसी तरह यहाँ है कि दो या दो से अधिक नए शब्द मिल करके बनाते हैं नए शब्द, वे समास कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए राजपुत्र, ये दो शब्द राजा और पुत्र को मिला करके बना है राजपुत्र, यानी यहाँ पर एक शब्द है और एक शब्द है, दोनों मिलकर के नया बना हुआ है। राजा का पुत्र जो राजपुत्र यहाँ कहा गया है, तो ये समास की परिभाषा है। और एक होता है इसी में समास विग्रह। तो समास विग्रह किसको कहते हैं? जब हम समस्त पदों को अलग अलग करते हैं तो उसे समास विग्रह कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ये राजपुत्र समस्त है, समस्त पद है, इसको अलग किया गया है राजा का पुत्र, यानी यहाँ पर जब अलग किया गया तो यह विग्रह कहलाया। तो समस्त पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। तो बच्चों देखिए समास विग्रह में क्या अंतर है, समास की परिभाषा में क्या अंतर है। तो यहाँ आपने विग्रह देखा। इस तरह से अब हम लोग समास के भेद पर आएंगे। तो समास के निम्नलिखित भेद है, निम्नलिखित रूप है। कहीं पर 5, कहीं पर 7, कहीं पर 8, कहीं पर 9 ऐसे भी मिलते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो यहाँ पर है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंस है, वो हम लिखे हुए हैं। जो ये 6 भेद हैं इसके यहाँ पर दिए गए हैं। पहला नंबर है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वो अव्यय हो। अव्यय का अर्थ होता है कि वो बदलता नहीं है, अपने मूल रूप में हमेशा रहता है। तो पहला पद प्रधान होता है अव्यय में और अव्यय भाव में, और वह शब्द अव्यय होता है। जैसे आजन्म, जन्म भर, जन्म जो शब्द दिया गया है। और एक इसमें विशेषता ये है कि जो अंतिम वाला पद होता है वो विग्रह करने पर पहले लिखा जाता है। जैसे प्रतिदिन यानी हर दिन, यहाँ पर ये अव्यय है, प्रतिदिन अव्यय शब्द है, ये कहीं बदलता नहीं है वाक्य में, इसलिए कहा गया है कि पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा है कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद, दो पद, कभी कभी उत्तर पद भी मिलता है, पूर्व पद भी मिलता है। तो दूसरा पद कहने का मतलब है अंतिम, तो इसमें प्रधान होता है दूसरा पद। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, इसमें विभक्ति चीज भी लगती है। इसको तत्पुरुष को विभक्ति चिन्हों के माध्यम से भी जाना जाता है, जिसमें 6 रूपों में कारक के विभक्ति चिन्हों को लिया जाता है और अलग अलग उदाहरण मिलते हैं। जैसे यहाँ पर पथ से भ्रष्ट, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आ गई है और इसमें बताया गया है कि दूसरा पद प्रधान होता है। लोक सभा, सभा, लोक की सभा, यहाँ पर इस तरह के शब्द आते हैं। अब हम लोग तीसरा नंबर पर चलेंगे, कर्मधारय समास। ये कर्मधारय समास में आप ध्यान से देखिएगा, कभी कभी इसमें असमंजस की स्थिति बनती है। कर्मधारय समास की परिभाषा है कि जिस समासिक पद से विशेषण और विशेष से साथ साथ मिलते हैं, जिसमें कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, या उपमान और उपमेय होता है। ऐसा भी आपको बुक में मिलता है, आप बुक खोल करके देखिएगा। जैसे चरण कमल यानी चरण रूपी कमल, महावीर, महान है जो वीर। तो यहाँ पर महान जैसे विशेषण कहा गया है, तो यहाँ विशेषण का रूप मिलता है, वीर विशेष रूप हो गया है। तो परिभाषा के अनुसार विशेषण और विशेष्य दोनों साथ मिलते हैं। महान है जो वीर, यानी महान विशेषण हो गया, वीर विशेष्य हो गया।
तो इस अर्थ के आधार पर उपमेय और उपमेय उपमान में भी चरण रूपी कमल आता है उस उदाहरण में। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? तो जिस समास पद का पहला पद संख्यावाचक हो, बहुत आसान तरीका है इसको याद रखने का, पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, नौ यहाँ पर संख्यावाचक है। इसी तरह पंचवटी, 5 वटों का समाहार। तो संख्यावाचक पहला पद क्या है? संख्यावाचक, ये पहला पद है। यदि विग्रह करते हैं तो जैसे यहाँ राजा का पुत्र में पहला पद राजा हुआ, दूसरा पद पुत्र हुआ, उसी तरह से हम समझेंगे पहला और दूसरा। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास पद के दोनों पद प्रधान हो, दोनों प्रधान हो। जैसे माता पिता, ये भी प्रधान है प्रथम और दूसरा भी पिता प्रधान है, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? माता और पिता। बहुत आसान है ये। विलोम शब्द पहले का भी इसमें माना जाता है कि द्वंद्व समास में पहला का विलोम दूसरा होता है, अधिकतर देखा गया है। तो यह है कि जिस समास पद के दोनों पद प्रधान होते हैं। अब अगला है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, जिस समस्त पद में पहला पद और दूसरा पद मिलकर कोई तीसरे पद की ओर संकेत करता है, न उसके पहला और दूसरे से कोई अर्थ मिलता है बल्कि तीसरे से। यह है बहुव्रीहि समास की परिभाषा कि पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत करता है, यह है बहुव्रीहि। जैसे श्वेतांबर अर्थात सरस्वती, पीतांबर अर्थात कृष्ण, श्वेत अंबर यानी सफेद वस्त्र, पीतांबर पीला वस्त्र यानी कृष्ण। इसी तरह से हम लोग अभी समास के इन भेदों की परिभाषा उदाहरण के साथ समझे। इसके बाद हम लोग इसमें अंतर भी देखते हैं कि कहीं कहीं अंतर मिलता है। जैसे बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर आता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप। बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में क्या अंतर है? जैसे कि बहुव्रीहि समास में बताया गया है कि दोनों पद मिलकर के तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यानी दोनों से कोई अर्थ न मिलकर तीसरा होता है। जैसे पीतांबर ही लिया जाए, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात कृष्ण, यहाँ पर बहुव्रीहि हो गया। इसी को कर्मधारय के रूप में देखा जाए तो पीला है अंबर, यानी कि ये पीला यहाँ पर विशेषण है। जैसा कि मैंने अभी परिभाषा में बताया था कि पहला पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष होता है, तो ये कर्मधारय है। इस तरह से हम पहचान के लिए समझेंगे कि यदि दो पद मिलकर किसी तीसरे की तरफ संकेत करता है तो बहुव्रीहि है, और यदि वह पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य है तो कर्मधारय है। बच्चों, अब इसके बारे में आप समझ गए। धन्यवाद। अगले एक वीडियो में हम लोग अगले विषय पढ़ेंगे।